अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो नावल है वो एक दिन मैंने नहीं अपलोड किया, मिसिंग हो गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, तो इसलिए नावल जो है वो मेरे पास जो रिकॉर्डिंग थी वो ख़त्म हो गई। तो अभी जो है वो अब हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ़ तुम हो जिसकी मैं ये सब बदतमीज़ियाँ खंदकी बर्दाश्त करता हूँ। अगर कोई और होता तो अब तक उसका दिमाग में कब तक ठिकाने भी लगा चुका होता। मुझे मत मजबूर करो कि मैं तुमसे आजिज़ होके तुम पर सख्ती करूँ। और एक बात अपने इस दिमाग में बिठा लो कि शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। इसलिए बेहतर है जल्द अज जल्द अपने दिमाग को मेकअप करो। मैं कराची पहुँचते ही जवाब हाँ में लेने आऊँगा। अभी से ख़ुद को इस बात पर आमादा कर लो। आइंदा कभी मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं चोर को माफ़ कर सकता हूँ मगर झूठे को नहीं। वो फटी फटी आँखों और थमी हुई दिल की धड़कनों के साथ खुद पर झुके मुस्तफ़ा की गरम गरम पर हद सांसों को महसूस कर सकती थी, मगर नज़रें उठाकर इस वक्त मुस्तफ़ा के चेहरे के कहर बरसाते तासरात को देखने की खुद में सकत नहीं रही। जबकि मुस्तफ़ा अपनी बात कहकर इसके चेहरे को फोकस किए अब इसके तासरात जांचने की कोशिश कर रहा था कि इस कदर इसके सख्त लहजे और बातों का इस पर असर होता। उठो, अब ये सामने फजूल किस्म के ड्रामे मेरे सामने फजूल किस्म की डरने डराने की एक्टिंग बंद करो और जाकर खाना बनाओ। नहीं तो ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं प्यार की ज़ुबान बोलना भी जानता हूँ और दूसरी कई ज़ुबानें भी मुझे बैक वक्त बोलनी आती हैं। वो कहकर पीछे हट चुका था। सोहा का दिलकश चेहरा इसको अपने हिसार में कैद करने को था। लाइबा को कुछ होश ना था, क्या हुआ कैसे हुआ। वो शदीद अजियत का शिकार थी। होश तो इसको जब आया जब वो लाइबा उम्र बना दी गई। ये कैसी शादी थी जिसमें कोई बराती तक नहीं और ना ही कोई सजावट, ना ही सजी सवरी दुल्हन, हाथों और पैरों को पिया के नाम की सुर्ख हना तक ना लगी, किसी सुखी शादी की गीत तक ना गाए, किसी ने दुल्हन को उपटन तक ना लगाया। वो ऐसी लड़की थी जो भले चांद रात पर सुबह के 6 भी बज जाएं, हाथों पर मेहंदी लगवा कर ही घर वापस आती। मेहंदी से इसको जुनून हद तक इश्क था। अगर जब माँ इसको हर वक्त मेहंदी लगाना देखती तो 2 टोक दिया करती। माँ के कहने पर वो झुंझला कर कहा करती, मेहंदी और मेरे बीच में आप ना हैं। मेहंदी की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींचती है। इसके हाथों पर कमोबेश ऐसा ही होता कि मेहंदी ना लगती, वरना हर वक्त इसके हाथों पर मेहंदी अपने रंग की खूबसूरती और हाथों की दूधिया रंगत की वजह से खूब जचा करती। एक लड़की अपनी शादी के हवाले से क्या कुछ ख्वाब देखती है, क्या क्या नहीं सोचती। वो भी तो एक नाजुक सी लड़की है, क्या इसने कोई ख्वाब नहीं सजाए थे अपनी ज़िंदगी के इस अहम तरीन दिन के लिए। कैसे एक हवास परस्त जिस्म के भूखे शख्स ने इसकी आंखों से सब ख्वाब नोच डाले। मगर वो अब सब्र शुक्र करना सीख गई थी। वक्त में इसको महज एक ही दिन में बहुत कुछ सिखा दिया। सुमेरा ने इसको सहारा देकर उठाया था उमर के बेडरूम में ले जाने के लिए। रहमान साहब के इशारे पर जो इसके माँ बाप को ना जाने क्या कहकर इस निकाह के बारे में पता करके मुतमिन कर रहे थे। लाइबा को बस इतना पता इसके मामू ने इसके और उमर के किरदार पर कोई भी हर्फ आने नहीं दिया था। न जाने क्या क्या बहाने गढ़े थे, क्या क्या दलीलें पेश की। मालूम नहीं मजबूरन कुन तकुन झूठ का सहारा लिया। जब जाके इसकी माँ बाप कुछ मुतमय्यन हुए, जाओ बेटा, नई ज़िंदगी की शुरुआत खुशियों से करना, जो होगा इसको एक बार ख्वाब समझकर भूल जाना। खुश रहो, आबाद रहो, मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। आयमा ने इसके सर पर शफ़क़त भरा हाथ फेर के दुआएं दी। लाइबा ने बगैर कोई तासर दिए खामोशी से उठकर सुमेरा के साथ साथ कदम बढ़ाना शुरू किया। इस वक्त सुबह के 8 बजने को थे। क्या कोई दुल्हन इस वक्त भी रुखसत होती है? इसने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को इतनी सुबह प्यार दे सुधारते नहीं देखा था। लाइबा के दिमाग में कई जहरीली सोचें मुस्तकिल डेरा जमाई हुए थी। वो गुमसुम सी बस उमर के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वो एक भाई था, मोहब्बत करने वाला भाई, जो अपनी बहनों पर जान निछावर करता। इसने कभी नहीं सोचा कि ज़िंदगी ऐसे रुख भी इख्तियार करेगी जब इसको अपनी दोनों बहनों की शिरकत के बगैर भी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना पड़ेगा। सोहा के लिए वो परेशान था क्योंकि वो मरी में फंसी हुई थी लैंडस्लाइडिंग की वजह से, मगर शफ़ा को ना चाहते हुए भी निकाह के वक्त ना ला सका। जानता था कि इस वक्त रहमान साहब का गुस्सा
सोए नेज़े पर है। अगर ऐसे में हमज़ा कोई भी सख्त बात कहता तो मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते। और फिर जो सूरत हाल थी इस वक्त, इसको यही मुनासिब लगा जल्द अज जल्द निकाह तय पाया जाए ताकि वो लाइबा को एक मजबूत सहारा दे सके। मज़ीद इससे अब सब्र तक ना हुआ, वो इसको लेने के लिए आन पहुंचा। उमर का न जाने क्यों अचानक शफ़ा को लेकर दिल बहुत परेशान हुआ। वो मज़ीद अब इसको देखे बगैर सुकून से नहीं रह सकता था। इसकी गाड़ी निकालकर दिन के 12 बजने के करीब शफ़ा से मिलने और इसको लेने के लिए आन पहुंचा। हमज़ा के तलब और इखाई अमेज़ रवैये की इसको रत्ती भर भी परवाह ना थी। वो सिर्फ अपनी मासूम बहन का ख्याल करके आया था। मगर जैसे ही वो कार पोस्ट में गाड़ी पर के उतरा, सामने शफ़ा का बिखरा हुआ वजूद देखकर वो ठक गया। दिल में अचानक दर्द की शदीद लहर सी उठी। वो दौड़ता हुआ शफ़ा तक पहुंचा जो किसी जिंदा लाश की तरह नाक की सीध में बस कदम बढ़ाए जा रही थी। इसको अपने इर्द गिर्द का कुछ होश ना था। वो इस वक्त तक इतनी ज़हनी इंतशार का शिकार थी कि उमर की मौजूदगी तक को फरामोश कर बैठी। रो रो कर आँखों से अब अश्क भी बहने से इनकारी कर रहे थे। उजरा वजूद दुपट्टा लापरवाही से एक कंधे पर झूल रहा था तो आधा ज़मीन को चूम रहा था। बिखरे बाल, जद चेहरा और वीरान पथरियाई आँखें चीख चीख कर किसी अनहोनी का पता दे रही थी। शफ़ा, क्या हुआ? कुछ तो बोलो बच्चे, मुझसे बात करो, क्या हुआ? वो उमर को अपने सामने देख रही थी मगर ऐसे जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उमर को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था इसकी ज़हनी अबतर हुई हालत का। वो चंद लम्हों तक अपने लिए इसकी आंखों में पहचान तलाश करता रहा। फिर यकलखते इसने इसको बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया। शफ़ा ने इस तरह इसके झंझोड़ने पर होश की दुनिया में वापस कदम रखा और अपने प्यारे भाई को देखकर इससे मज़ीद ज़ब्त न किया गया और इसके सीने लगकर ज़ोरों-कतार रोने लगी। मेरा बच्चा, मुझे बता तो सही क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? तेरे भाई का दिल बैठ रहा है। उमर बहुत मुश्किल से अपने लहजे को मजबूत करके बोला। शफ़ा की आंखों से झांकती हुई वीरानी उमर को अंदर से कमज़ोर कर रही थी। एक भाई था ना, आखिर बहन का दुख किस तरह बर्दाश्त करता? वह शफ़ा को सीने से लगाए इसके सर पर शफ़क़त भरा हाथ फेरता हुआ पूछ रहा था। दिल के अंदर हमज़ा की वजह से कई वहम सवाल उठे। हमज़ा से वो हर किस्म की उम्मीद कर सकता था। भाई, बाबा का क्या मैंने भुगत लिया है? बाबा को बता दो कि जो जुल्म इन्होंने एक औरत ज़ात पर माजी में डाले, इन तमाम मुजालिम का खमियाज और मदावत मैं कर कर आई हूँ। भाई, मेरे शोहर का मेरे बाप से इंतकाम आज पूरा हो गया। वह उमर का चेहरा अपनी हथेलियों के प्याले में लेकर दिल में बोली ही जा रही थी। क्या कह रही हो शफ़ा? मुझे ठीक से बताओ, रोना बंद करो। हमज़ा कहाँ है? हमज़ा, क्या हुआ? बाहिर आओ। वह परेशानी से हमज़ा को पुकार रहा था, मामले की संगीनगी को जानते हुए। इसको अपने तमाम तर वहम और वसू से हकीकत का रूप इख्तियार करते हुए महसूस हो रहे थे। ओहो, तो साले साहब आए हैं। ज़हे नसीब, आज तो हमारे इस गरीब खाने को बड़े बड़े लोगों ने अपनी आमद का शर्फ बख्शा है। कहो साले साहब, कैसे आना हुआ? हमज़ा हाथ में चाय का मग थामे मगरूराना चाल चलता लॉन में खड़े इन दोनों बहन भाइयों तक आया। शफ़ा ने न जाने किस ख्याल के तहत इस संगदिल चेहरे पर एक नज़र डाली। न जाने क्यों शफ़ा को इस सितमगर की आंखें सुरख और गोशा नम से लग रही थी, जैसे भी चैन से ना हो। सुकून इसके दिल को भी मैसर ना आ रहा हो। कुछ इश्क था तो कुछ मजबूरी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। शफ़ा एक खामोश नज़र डालने के बाद अपना रुख फेर गई और चेहरे पर शदीद रखाई लिए गोया हमज़ा की ज़ात की शदीद नफ़रत का इजहार कर गई। भाई, ये शख्स क्या बताएगा? इस जैसे अंदर से खोखले मर्द किसी को हकीकत बताने के काबिल नहीं होते। मैं बताती हूँ आपको। और फिर शफ़ा ने बगैर अश्क बहाए अपने लहजे को सख्त और मजबूत बनाकर उमर को सब कुछ सुनाया था। उमर जैसे जैसे शफ़ा की आप बीती सुनता जा रहा, वैसे वैसे वो अपने आप पर से आपा खोता चला गया। अपनी मासूम बहन के दुखों पर इसके आंखों में खून में उतर आए। इसके दिमाग की रगें तन सी होगी जबकि आंखों के दौरे सुरख हो गए। तू क्या मेरी बहन को तलाक भेजेगा? मैं खुद तुझे जिसे कम ज़र्फ़ में से अपनी बहन को आज़ाद बुलवाऊंगा। बहुत जल्द तुझे खलल के कागजात मिल जाएंगे। उमर किसी बिगड़े हुए शेर की तरह हमज़ा पर झपटा। ज़ुबान से बात करो। हाथ और पैर की ज़ुबान मुझे भी इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह से आती है। तुम अभी मेरे घर में सही सलामत खड़े हो, ये मेरी मेहरबानी तुम पर है।
वरना जो मेरी माँ के साथ तुम्हारे इस आला ज़र्फ़ बाप ने किया, इसके बाद तो तुम और तुम्हारी बहन समेत ज़िल्लत की हार पहनताने पहुँचोगे। वो तंज़िया लहजे में आला ज़र्फ़ बोला था और उमर के हाथों में से अपना कॉलर झाड़ते हुए इश्तिहार अमेज़ लहजे में जंगाया। आंखों में शदीद बरहमी थी। तुम्हारा इंतकाम मेरे बाप से है, मगर तुम अपने बदले की आग में एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करने के दर पर होगे। इसका मतलब तुम खुद भी बहुत कम ज़र्फ़ी के मालिक हो साबित हुआ मेरी नज़रों में। और हकीकत में तुम्हें बताऊँ, तुम आज एक दूसरी और आयमा को वजूद में ले आए। इसका मतलब ये कि अब नस्ल दर नस्ल यही तमाशा चलता रहेगा। उमर की आंखें किसी भी किस्म के तासरात से आ रही थी और लहजा ऐसा जैसे पत्थर। बस करो, अपना रास्ता नापो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। चलो अपनी बहन को लेकर दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। उमर गुस्से में आपा खो बैठा और इंतहाई बदलिहाजी से गोया हुआ, नहीं बाई, मैं नहीं जाऊंगी अब दोबारा कभी भी अपने बाप की दहलीज पर। मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे माँ बाप का सर और नज़रें मेरी वजह से झुके। मैं हरगिज़ भी इधर से नहीं जाऊंगी। शफ़ा बहुत देर से ख़ुद को संभाले हुए थी, मगर अपना ज़ब्त खो बैठी थी और ज़ोरकतार सकते हुए उमर को देखकर गर्दन हिलाकर नफ़ी में मना कर रही थी। खामोश हो जाओ शफ़ा, अभी तुम्हें इतनी बड़ी नहीं हुई यूँ अपने फ़ैसले खुद कर सको। चलो मेरे साथ, अभी तुम्हारा भाई ज़िंदा है। जब तक मैं हूँ तुम पे कोई बुरी नज़र तक डालना दूर की बात है, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है मिस्टर हमज़ा जलाल। बहुत जल्द तुम्हें कोर्ट की तरफ से खलल का नोटिस मिल जाएगा। वो हमज़ा पर एक सख्त नज़र डालते शफ़ा की कलाई को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते गाड़ी की तरफ बढ़ा। पीछे वो रह गया ही दामन खाली हाथ। सही से देखो, यही एड्रेस दिया है तुम्हें, अरमगान है या फिर कहीं तुम गलत रास्ते पर आ गए हो? गज़ल ने परेशानी से इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए ड्राइवर को कहा। मालकानी जी, यही पता दिया था, मुझे मालूम है। मुझे साहब ने बिल्कुल सही पता पर आप लोगों को लेकर आया हूँ। ड्राइवर के लहजे में बेचारगी थी। बहू, मुझे लग रहा है जैसे अमरगान ने जल्दी जल्दी में ड्राइवर को गलत पता लिखवाया हो। वो सामने मौजूद उजाड़ और वीरान पड़े बंद घर को देखकर बोली थी। चेहरे पर परेशानी थी। बीबी जी और मलकानी जी, आप दोनों इत्मीनान से बैठें, मैं ज़रा आसपास के घरों में से किसी से मालूमात हासिल करके आता हूँ। वो हाथ में अरमगान का दिया पर्चा लेकर उतरा था, जिसमें फजर के वालिद साहब के घर का एड्रेस रकम था। ड्राइवर वीरान घर के बराबर वाले घर में से निकलते एक मज़दूर को रोककर पूछने लगा। पता दिखा। जब गज़ल ने हल्का सा शीशा खोला ताकि ड्राइवर और इन बुज़ुर्ग की होने वाली गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सके सही पते का, क्योंकि इसको लग रहा था जैसे ड्राइवर अरमगान से सही तरीके से घर का एड्रेस समझ नहीं पाया। सर जी, एड्रेस तो यही है, मगर ये घर तो पिछले 37 साल से बंद हुआ पड़ा है। इस घर में पिछले कई साल से कोई आकर बस नहीं सका। तुम्हारे कहने का मतलब है ये घर असेब ज़दा है? ड्राइवर ने खामखा तजस्सुस में आकर इस्तफारा किया। जी हाँ, इस घर में जिस चीज़ का बसेरा है वो यहाँ किसी को भी टिकने नहीं देती। हैरत की बात यह है कि गुज़रे कई साल से यहाँ कोई बटका तक ना। आज आप लोग अचानक हाथ में इस घर का पता लिए चले आए हैं। बुज़ुर्ग शदीद हैरत में था। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वो इनसे मुसाफा करके वापस गाड़ी में बैठा था। मालकिन जी, लगता है अरमगान साहब ने जल्दी में हमें गलत ड्रेस दिया। आप ऐसा करें, साहब को फ़ोन करके सही ड्रेस मालूम करें ताकि आप लोगों को वहाँ पहुँचा सकूँ। ड्राइवर ने एक नज़र हैरान परेशान इस असेब ज़दा गुंजान वीरान घर पर डाली। इसका दिल चाहा वो अभी और इस वक्त इस घर के सामने से अपनी गाड़ी को हटाकर कहीं और ले जाए। ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। तुम ये बताओ, तुमने फजर के वालिद साहब का नाम तो बताया था ना? गज़ल की बजाय अब अम्मा जान ने इससे इस्तफारा किया। चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभरी थीं। गज़ल ने चौंक कर अपनी सास के चेहरे के तासुरात को जानने की कोशिश की, मगर वो किसी भी किस्म का अंदाज़ा ना लगा सकी। रहने दो बहू, मत करो अरमगान को फ़ोन। ड्राइवर, में काम करो, गाड़ी घर पे वापस लो। अम्मा जान को ऐसे लगा जैसे इसके दिल पर किसी ने अपनी बारी वजूद रख दिया हो। वो बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए बोली, चलो ड्राइवर, गाड़ी वापस लो, मुझे अम्मा जान की तबीयत ठीक नहीं लगती। घर जाकर अरमगान से कहकर फ़ोन पे ही दावत दे देंगे वलीमे की। रह गए शिकन के तहाइफ तो वो कल वलीमे की तकरीब के बाद ही फजर के घर वालों को दे दिए जाएंगे। गज़ल सास की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए ड्राइवर को जल्द अज जल्द वापस जाने का हुक्म सादिर किया गया।
जबकि अम्मा जान जब तक इस घर को देखती रहीं तब तक वो फिर आंखों से ओझल ना हो गया। वो बुरी तरह से थक चुकी थी। पिछले कई घंटों से वो सालों की मुसाफत तय कर आई थी। ना ही वो कोई रवायती दुल्हन थी जो दूल्हे का इंतज़ार करती, और ना ही ये शादी कोई अमंगों से सर अंजाम दी गई थी। मैं जानती हूँ उमर, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो एक लड़की को अपने निकाह में लिया जो अपनी इज्जत लुटा चुकी हो। तुम्हारा पूरा हक है अपनी ज़िंदगी तुम्हारा पूरा हक है अपनी ज़िंदगी खुशियों भरी बसर करने का। मैं कभी तुम्हें खुद से ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रखूँगी। दूसरी शादी का तुम्हारा हक बनता है। बस उमर, मेरी ज़िंदगी का बस अब एक वाहद मकसद रह गया, वो अपनी सांसों को गिनना। उमर, तुमसे एक और आखिरी ख्वाहिश होगी कि ज़िंदगी में कभी भी तुम मुझसे अपना नाम मत छीना। वो सोते सोते न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। इसको खुद भी खबर ना थी। आंखें तो इसकी जब खुली जब उमर के दुखते लम्स को अपनी सर्द पेशानी पर महसूस किया। वो सहम कर उठ बैठी, आंखों में वहशत उतरी, चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ा। कुछ ही लम्हों में शदीद खौफजदा हो चुकी थी। खौफ और हरस इसकी आंखों में इन हलकों से ले रहे थे। उमर को खुद से करीब देखकर खौफ से बुरी तरह कांप रही थी और पूरे वजूद में जरी जरी सी दौड़ी। लाइबा का पूरा सरापा इस वक्त पसीने से शैबरार हो चुका था। आप, वो मुश्किल से टूटे फूटे लफ्ज़ों में कह पाई। रिलैक्स, क्या हो गया है? मैं हूँ तुम्हारा शोहर, उमर गमगीन लहजे में कहता। इसके चेहरे पर आया पसीना अपने हाथ की पूंछ से जज़ब करने लगा। मुझे हाथ मत लगाना। वो उमर का लम्स अपने रखसार पर महसूस करके क्रन खार के दूर हुई। उमर को इस पल इसकी आंखों में अपने लिए सशनाई की कोई रकम नज़र नहीं आई। इसकी आंखों में खौफ, वहशत थी और बेतमादी। वो अपने मोहसिन से भी डर रही थी। उमर को शदीद अफसोस हो रहा था लाइबा की ज़हनी हालत पर। मैं समझता हूँ तुम्हारी कैफियत को बहुत बेहतर से, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ तुम्हें। वो नरमी से इसका हाथ अपने हाथ में लिए इसको पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। जानती हूँ लाइबा, इस दफ़ा अपना हाथ उमर के हाथ में से खींचने की कोशिश नहीं की, मगर फिर भी उमर इसके हाथ की लर्जिश और बर्फ़ की मानित यकबस्ता हाथ से बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था इसकी कैफियत का। मगर इस दफ़ा लाइबा के अंदाज में पहले जैसी अजनबियत ना थी। खुद अजियत मत दो, मैं चाह कर भी तुम्हें साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वह बेड से उठकर फासले पर रखे सोफे पर जा बैठा। लाइबा की वहशत ज़दा आंखें और खौफ से थर थर कांपता वजूद इस बात की गवाही था वो उमर से भी खौफज़दा है। वो इस पर भी एतमाद नहीं कर पा रही। उमर ने तासुब से इसको देखा। ये वो लड़की तो ना थी जिसको वो जानता था। इसकी लाइबा तो बहुत शौक शकील, ज़िंदगी से खुशियाँ कशीदा वाली लाउबाली सी लड़की थी। ये लड़की तो दूसरी कोई और ही थी। लाइबा इसके फासले कायम करने से कुछ देर बाद जैसे पुरसुकून हुई, अब शर्मिंदा सी भी। सॉरी, वो आंखों में नमी लिए धीमे से लहजे में बोली। लाइबा इस लम्हे उमर से नज़रें मिलाने से कासिर थी। वो अपने हाथ की लकीरों में न जाने क्या तलाश करते हुए बोली। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सतू जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। देख के आहन घर की दकां है, तंद है शाह सुरख है आहन। खुलने लगे फुकलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल, ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मो जां की मौत से पहले। बोल के साथ जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह लो। उमर को न जाने क्यों इस अफसुर्दा सी लड़की को देखकर बरसों पहले सुने ये दिल को छू लेने वाले अशार जहन में आए जो कभी इसने कॉलेज के ज़माने में सुनी थी। वो कोई ख़ास शायरी से लगाव नहीं रखता, बस न जाने क्या था। जब पहली दफ़ा एफ़एम पर खलील अब्दुल्ला व फ़रूकी की सराहाना आवाज़ में ये खूबसूरत शायर सुने तो वो इसमें जगर सा गया। वक्त की बात है, वाकई कुछ चीज़ें वक्त के साथ ही आपको बेहतर समझ में आती हैं। तुम परेशान हो, मेरा मकसद तुम्हें हरगिज़ भी परेशान करना नहीं था। मैं तुम्हारे असाब को पुरसुकून करने की गर्ज से तुम्हारा सर दबाने के लिए बेड पर तुम्हारे नज़दीक बैठा था। वो जानकर सफाई पेश करने लगा। लाइबा को नए सिरे से खुद से बेतकल्लुफ़ करना चाह रहा था। वो जानता था लाइबा इसके छूने से लम्स की हद को महसूस करके खौफज़दा हुई। इसके असाब शदीद तनाव का शिकार थे। वो सोच भी नहीं सकता था लाइबा के दिलो दिमाग की आमादगी के बगैर अपना हक कभी वसूल करे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लाइबा के करीब आया और इसको दोनों शानों से थामकर बेड पर बिठाया। लाइबा सुन सी रह गई इसको खुद से इतना करीब देखकर।
क्या मैं खुश हूँ? आज हमज़ा शफ़ा के जाने के बाद अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाकर घर से निकला था। पिछले 1 से 1.5 घंटे से वो खामख़ा में रैश ड्राइविंग करता सड़कें नाप रहा था। 1 घंटे में वो कई दफ़ा एक ही सड़क की खाक छान चुका था। नीस 12 के करीब सिगरेटें भी फूंक चुका, मगर दिल था कि किसी तौर पर भी सुकून नहीं लेता। आज मैं जीत गया हूँ, मगर फिर भी मेरी खुशी इस कदर खोखली क्यों है? क्यों मेरा दिल अंदर से बुझा है? आज तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद पूरा हुआ, तो फिर ये बेसुकूनी क्यों? आखिर मैं खुद को मुतमईन क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा दिल इस बात पे दहाई दे रहा है कि मैंने शफ़ा के साथ ज़्यादती कर दी। क्यों? आखिर क्यों? तुम बिन जिया जाए कैसे? कैसे जिया जाए तुम बिन? वो ड्राइव करते हुए मुसलसल रिप्ले करके बस यही सुनने जा रहा था। शायर के बोले इसको अपनी ज़ात की अक्कासी करते हुए महसूस हो रहे थे। तुम बिन कैसे मैं जी सकूँगा? क्या वाकई शफ़ा हमज़ा जलाल के बगैर सांस ले सकेगा? वो यकलख्ता चौंका था। आज शफ़ा के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा, अनजाने में ही सही, मगर कहीं ना कहीं दिल ने शफ़ा के लिए दिखाई दी। वो इसके दिलो दिमाग समेत इसके हवासों पर भी तारी हो गई थी। इंसान की कदर इसके खो देने के बाद ही होती। शफ़ा से इसको दूर हुए महज कुछ घंटे ही गुजरे, मगर हमज़ा को लग रहा था जैसे वक्त चूंटी किसी रफ्तार से सिरक रहा हो। शफ़ा के वजूद की दिलफरेब खुशबू इसको अपने वजूद से उठती महसूस हुई, जो इसको किसी तौर पर सुकून नहीं लेने देती। उमर इसको अपने बाजों के हलक में लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। बड़ी अम्मी, छोटी अम्मी, बाहर आएँ आप लोग ज़रा और देखिए मेरी बहन पर क्या गुजरी। दोपहर का वक्त था, जब लोग अपने रोज़मर्रा के वक्त पर थे। उमर के इस तरह शोर मचाने पर सब लोग हवास बहाता बाहर आए और अपने अपने कमरे में। लाइबा भी सहम कर शोर शराबा सुनकर ऊपर उमर के कमरे से नीचे उतरती हुई आई। क्या हुआ और शफ़ा क्यों इस तरह उजरी हालत में है? स्मेरा ने दहल कर पूछा। बेटी के बगैर कह भी वो पहचान गई थी कि वो काफ़ी वक्त से रोती रही है। ये अब दोबारा हमज़ा के साथ नहीं जाएगी। जाओ लाइबा, शफ़ा को लेकर जाओ इसके कमरे में। इसने हैरान परेशान सी लाइबा को देखकर लहजा शदीद इश्तियाल अमेज़ था, जबकि आंखें गुस्से की शिद्दत से सुरख। लाइबा ने अपनी मिजाजी खुदा के हुक्म की जड़ तकमील की। शफ़ा को बिखरा बिखरा साकत सा देख वो अपने गम फरमोश कर गई। शफ़ा की हालत इसको परेशान कर गई। जो शख्स बरज़ात खुद को किसी अजीम दुख से गुजर रहा हो, वो बेहतर से किसी दूसरे गमज़दा शख्स का दुख समझ सकता है। मगर हुआ क्या? सही से तो बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आयमा ने दहल कर अपने दिल पर हाथ रखा, जबकि सुमेरा बस परेशान सी, कभी उमर को तो कभी लाइबा के साथ जाती, अपने लखते जिगर को देखती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक मसला हल नहीं हुआ कि पूरे तरीके से दूसरा शुरू हो गया। न जाने किसकी बुरी नज़र लगी मेरे हंसते बसते घर को। आयमा शफ़ा को डबडबाती नज़रों से देखती बेबसी से बड़बड़ाई। आप लोग जानते हैं इस घर के लाडले चश्मो चिराग ने मेरी बहन को तलाक। अभी इसका जुमला पूरा नहीं हुआ जब दरम से किसी के ज़मीन बोस होने की आवाज़ आई थी। बाबा, शफ़ा रोते हुए ज़मीन बोस हुई रहमान साहब की तरफ लिपकी, जो अपने दिल पर हाथ रखे बुरी तरह खांस रहे थे। सोहा ने बुरी फुर्ती से लंच का इख्तिताम किया और अब वो मुस्तफ़ा के जागने से पहले टेबल सेट कर देना चाहती थी। एक नज़र घड़ी पर डाली, जो कि 3:30 बज रहे थे, और फिर किचन से खाने की प्लेटें और गिलास लाकर टेबल की तरफ बढ़ाए। सलीके से इसने बड़े इत्मीनान के साथ खाने की मेज़ पर खाना चुना। अब वो शरीर से मुस्कुराहट लिए मुस्तफ़ा के सर पर नदानों की तरह जा बिछी। अजी उठते हैं या मैं सारा खाना अकेले ही हज़म कर लूँ? वो भी ड्रामे करने लगी। सोहा को तो जैसे संजीदगी छूकर ही नहीं गुजरी। अब भी इसको सर पर जैसे शरारतों का भूत सवार हो। वो मुस्तफ़ा के बालों को बिगाड़ते हुए बोली, जबकि हाथ में छुपा जरदई रंग खामोशी से इसके बालों में भर डाला। मुस्तफ़ा के बालों को जर्द रंग में देख इसकी हंसी जब्त करने के बावजूद भी नहीं रुक सकी। क्या है, उठ गया हूँ? अब क्या मेरे फरिश्तों को भी झंझोड़ कर उठाने का इरादा है? वो इसकी बारीक आवाज़ पर झंझला कर उठा। चेहरे पर नींद खराब होने की वजह से उकताहट थी। चलिए आइंदा चम्मच बजाकर उठाऊंगी ज़ोर ज़ोर से शीशे के टेबल पर। इस तरह आपको मेरी सुरीली आवाज़ भी नहीं सुननी पड़ेगी। इसने मुस्तकबिल के लिए अपने नेक ख्यालात ज़ाहिर किया और साथ साथ वो लाउंज में समेटती जा रही थी। इसकी आंखें पटाख के कहने पर मुस्तफ़ा ने इसको खामखा घूरा। ओवर एक्टिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। मेरा नहीं ख्याल कभी तुमने किसी को खुश रखने की पुपनी सी कोशिश भी की हो।
वो इसको खामखा बत्तीसी की नुमाइश करने पर चिढ़ सा गया। मैं एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान को खुश रख सकती हूँ और पता है वो इंसान कौन है? कौन? तेवरी चढ़ा कर देखा। वो मैं खुद हूँ। सोहा बड़े स्टाइल से फर्जी कॉलर झाड़ते हुए डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठे मुस्तफ़ा की प्लेट में चिकन हार्ट चिली और फ्राई राइस निकाल देते हुए इसको भरपूर अंदाज में सुगलाने का काम भी साथ साथ अंजाम दे रही थी। इसने एक नज़र सोफ़ा पर डाली जो इस वक्त इसकी टी शर्ट और इसी के ट्राउज़र जेतम किए खासी रिलैक्स नज़र आ रही थी। लगता है आपको मेरे कपड़े मुझ पर ज़्यादा सूट करने लगे हैं, इसलिए तो आप खाना खाने की बजाय मुझे ही घूरते जा रहे हैं। शर्म करें, एक मर्द हो के आपको मुझ जैसी खूबसूरत हसीन बेज़र सी लड़की से हसद महसूस हो रही है। अपना ये मुंह बंद करने के लिए क्या जुर्माना वसूल करना चाहती हो? मुझ पे एक मेहरबानी करो, अपनी ये फजूल बकवास किस्म हाँकना बंद करो। वो घराया। हाँ तो आप भी मुझ पर अपनी बड़ी बड़ी शेर जैसी आंखों से घूरना बंद करें, ऐਵੇਂ ही मुझे आपसे डर लगने लगता है। वो तड़क कर बोली। मुस्तफ़ा का टकटकी बांध कर इसको तकना खोला गया था, मगर उबली दफ़ा वो खामोश रह रही। इस वक्त वो सिर्फ सुकून से खाना खाना चाहती थी। सोहा को बेपरवाह बातों में पड़कर वो मज़ीद अब अपना खून जलाना नहीं चाहता था। चाइनीज़ भी बनाया है। चाइनीज़ ही इसकी कमज़ोरी ठहरी। इसने बड़े मज़े से पहला चम्मच हल्क में उतारा, मगर इसके फ़ौरन बाद इसको दूसरा 2 गिलास पानी की शिद्दत ज़रूरत पड़ी, जो कि वो